हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब। आज हम एनसीईआरटी क्लास नाइन्थ का चैप्टर 3 इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स मतलब यूनिवर्सल एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के नाम से, है ना। तो सबसे पहले तो हो गया कि एक एक व्यक्ति होगा और उसका एक मतदान होगा, जिसको हम इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के नाम से आया था, ये बहुत फेमस हुआ। उसके बाद सेकंड क्या है कि हमारे पास अपनी मर्जी है कि हम किसको वोट करेंगे। तो हमें अपने वोटर को चुनने के लिए हमारे पास स्वतंत्रता होती है कि हम किसी भी वोटर को चुन सकते हैं। इलेक्शन जो चुनाव है वो रेगुलर इंटरवल पूरे, जैसे हमने पढ़ा था, कितने साल में, 5 इयर्स में, 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, लोअर हाउस की और पार्लियामेंट की। और मेन है और सबसे इम्पोर्टेंट, फ्री होना चाहिए, कि इलेक्शन में कोई पैसा नहीं है, और फेयर होना चाहिए, कि मतलब साफ तरीके से इलेक्शन होने चाहिए, कोई गलत प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए इलेक्शन में। और इलेक्शन में वोट देने का हमें कोई पैसा नहीं देना होता, इसलिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, सबको मौका दिया जाता है कि आगे से आगे आके आप अपना मतदान कीजिए और अपने इलेक्शन को फेयर कंडक्ट करके अपने मतदान का योगदान की दीजिए। किस चीज में, चुनावी लोकतंत्र में, ये हमारे पास पावर है। अब हम देखते हैं डीमेरिट्स। अब हम देखते हैं डीमेरिट्स। डीमेरिट्स माने खामियां। क्या खामियां है किसमें, पॉलिटिकल कंपटीशन में होते हैं ना। इलेक्शन होएगा तो एक से ज्यादा पार्टी होएगी, एक से ज्यादा पार्टी होगी तो कंपटीशन होगा। तो इनकी क्या खामी है, ये कैसे इफेक्ट करता है हमें यहाँ पे। तो ये क्रिएट करते हैं, बनाता है क्या, अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी। यूनिटी माने एकता, डिसयूनिटी माने भेद, अलग अलग भेद की हमारे यहाँ पे वो बनाता है, ये फीलिंग क्रिएट करता है, जिसको हम बोलते हैं फैक्शनलिज्म। जैसे कि धर्म के नाम पे, है ना, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, और अलग अलग प्रकार के, कि रीजन के नाम से है, रीजन के नाम से भी अलग भेद करते हैं। तो बांटते हैं लोगों को, एक एकजुट नहीं करके अलग अलग जुट में बांटते हैं और अपनी अपनी वोट के लिए उनको मनाते हैं। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है और जो उनके लीडर्स हैं, जो उनके लीड करने वाले लीडर्स हैं, वो एलिगेशन मतलब इल्जाम लगाते हैं किस पे, एक दूसरे पे, कि इसने ऐसे करा, इसने ऐसे करा। ये एक दूसरे को नीचा गिराते हैं, तो ये अच्छा नहीं होता, ये डीमेरिट्स है। एक दूसरे का प्रोत्साहन नहीं करते कि इसने अच्छी पॉलिसी लागू करी, उसके खामियां को ढूंढ के उसको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारा जो पॉलिटिकल कंपटीशन है वो गंदा होता है और लेवल कम गिर जाता है, नीचे हो जाता है। और लोग पॉलिसीज पे नहीं तो जातिवाद के भेद पे, उन पे अपने पक्ष को रखते हैं। और दूसरा, तीसरा, पार्टीज जो और कैंडिडेट्स है, वो ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। कैसे, कि इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन से पहले उन्होंने कुछ बंटवा दिया, फ्री बीज दे दी, फ्री बीज माने फ्री में कुछ दे दिया, फ्री बीज दे दी, है ना, कुछ मतलब पैसे दे दिए या फिर किसी का कोई काम करा दिया। अलग अलग प्रकार से इलेक्शन को जीतने की ट्रिक्स को यूज करा जाता है। तो ये थी खामी हमारी पॉलिटिकल कंपटीशन में। अब देखते हैं हम इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब ये क्या है, इलेक्टोरल, इसका क्या नाम आया, ये इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या हो सकता है, तो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब राज्य। कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है एक राज्य, एक एरिया। तो हमारा भारत कितना बड़ा, बहुत महान भारत है और बहुत बड़ा भारत है। तो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में होता है इनका इलेक्शन, डिवाइड भाग कर देते हैं हम इनको, कि कुछ एरिया यहाँ पे है, कुछ एरिया वहाँ का है। तो कुछ किलोमीटर का एरिया इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आएगा, कुछ किलोमीटर का एरिया इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आएगा, कुछ किलोमीटर का एरिया इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आएगा। तो क्या है कि इलेक्शन जो है ना, सही तरीके से अलग अलग रीजन में और स्मूथली फेयरली हो सके, तो इन दिस एरियाज आर कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। जैसे कि यूपी में हमारी हो गई, यूपी में कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है अलग अलग। जैसे कि हमारे मोदी साहब है, वाराणसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से है ना, वाराणसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई। और भी अलग अलग प्रकार के अलग अलग स्टेट्स में कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है।
कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब समझे कि जो वाराणसी का जो कैंडिडेट है वो वाराणसी की इस वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा होगा और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो इसका कंपटीशन होगा उन दोनों में से लोगों को यहाँ पे चुनाव में अपना मतदान देना होगा। तो इसको हम बोलते हैं चुनावी कॉन्स्टिट्यूएंसी। आवर कंट्री, जैसे कि हमारी कंट्री में कितने हैं 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। छोटे छोटे एरिया ऐसे 543 है, 543। ये सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है, ये सेम जो तर्क है ना, ये सेम प्रिंसिपल ही अप्लाई होता है स्टेट के इलेक्शंस पे भी, पंचायत के इलेक्शंस पे भी और म्यूनिसिपैलिटीज पे भी। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी समझी। अब देखते हैं कि हम होता है ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है। ये किस खेत मूली का नाम है। तो कुछ सीटें होती है जो सिर्फ कुछ सर्टेन कम्युनिटीज और कास्ट के लोगों के लिए होती है कि इन्हीं कास्ट का इसी में से बंदा उठ के आ सकता है और इलेक्शन लड़ सकता है। इनको हम बोलते हैं रिजर्व्ड, माने पहले से ही हमने इनको बुक कर दिया, रिजर्व्ड है, इस पे कोई जनरल कैटेगरी नहीं आएगी, ये सेम पर्टिकुलर कम्युनिटी के या फिर सेम कास्ट के लोग इलेक्शन के लिए कंटेस्ट लड़ सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 84 सीट्स जो है ना वो रिजर्व्ड है शेड्यूल कास्ट के लिए, और जो 47 सीट्स है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए है लोकसभा में रिजर्व। कि मतलब जो हमारी 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, देखो यहाँ देखो, जो हमारी 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना उसमें से 84 सीट्स पे तो एससी है, एससी है, और 47 सीट्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे एसटी के कैंडिडेट्स खड़े होंगे और इन्हीं के बीच में इलेक्शंस होगा, इन्हीं में से कंटेस्ट को कोई जीत के आता है। तो इनको रिजर्व है, इनको मौका दिया गया है कि अगर आपको आप पिछड़े हो कोई दिक्कत नहीं है, आप ज्यादा पैसा नहीं लगा सकते तो हम आपके लिए सीट को बुक करते हैं। तो संविधान इलेक्शन में भी कम्युनिटीज को मदद करता है ताकि उनकी सीट्स बनी रहे, उनके जो प्रतिनिधि है वो भी संसद में बैठ के उनके पक्ष का निर्णय ले सके, उनके पक्ष की पॉलिसीज और कानून बना सके, इसलिए इनको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में रखा गया। अब देखते हैं कि ये वोटर लिस्ट क्या है। वोटर लिस्ट, दिस इज अ लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट, मतलब जो वोट देने के लिए तैयार है, एलिजिबल मतलब तैयार है, जो वोट देने के लिए, जो मतदान देने के लिए, मतदान देने के लिए जो बेटा तैयार है ना। जो मतदान देने के लिए तैयार है, तो एलिजिबल जो लोग हैं उनको हम वोटर लिस्ट में बोलते हैं। ये इलेक्शन से पहले तैयार करी जाती है और इसको हम ऑफिशियली तो बोलते हैं इलेक्टोरल रोल, मतलब एक रोल होता है इलेक्शन का जिसमें सारे जितने भी वोटर्स होते हैं उनके नाम लिखे जाते हैं, और इसको हम कॉमनली तो हम इसको नाम बोलचाल में बोलते हैं वोटर्स लिस्ट। वैसे हमें ये नाम याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट नाम है कि इसको इलेक्टोरल रोल बोलते हैं। अभी देखो हमने बात करी थी ना यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की, तो ये हर वो सिटीजन है जो 18 साल से ऊपर है और अब वो वोट डाल सकता है इलेक्शन में। ये हर एक 18 साल से ऊपर व्यक्ति का अधिकार है। तो 18 साल की उम्र जो लगाई गई वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू तहत लगाई गई। अब मेन मुद्दा आता है क्या, ये क्या है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल मतलब कि भाई ये सेट कर दिया है आपको, इसके तहत, इस मॉडल के तहत आपको काम करना पड़ेगा। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब एक काम को करने का तरीका, जैसे कि हम लिस्ट बना देते हैं या फिर हाँ हम जैसे लिस्ट बना देते हैं कि हम ये चीजें फॉलो करके ये काम करेंगे, या फिर हम एक डिसिप्लिन बनाते हैं या रूल्स बनाते हैं। रूल अच्छा रहता है इसमें ना, जैसे लिस्ट होगी, लिस्ट किस चीज की, रूल्स की, कि ये रूल्स फॉलो करके हमें ये काम को करवाना है। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं और जितनी भी उनकी पार्टीज है उनको ये आदर्श फॉलो करने पड़ते हैं इलेक्शन कैंपेन के लिए। तो इस ये वंस इलेक्शंस आर अनाउंस नो पार्टी, देखो जब एक बार इलेक्शन अनाउंस हो गया कि मतलब भाई इस तारीख को डेट है इलेक्शन की अनाउंस हो चुकी है, तो फिर कोई भी पार्टी या कोई भी कैंडिडेट क्या नहीं कर सकता, किसी भी वर्ष से पूजा वाले स्थान को इलेक्शन के पर प्रोपोगंडा से इस्तेमाल नहीं कर सकता, कि जैसे कि मंदिर में जाके वोट मांग रही है, मस्जिद में जाके वोट मांग रही है इलेक्शन वाले दिन, तो ऐसे नहीं कर सकते।
कोई भी सरकारी व्हीकल वाहन का, हवाई जहाजों का या फिर ऑफिशियल्स का इलेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिनिस्टर शॉल नॉट ली, मिनिस्टर्स जो है वो कोई भी बड़ी पॉलिसीज का स्टोन मतलब कोई भी बड़ी पॉलिसीज या प्रोजेक्ट के बारे में नहीं घोषणा कर सकता है इलेक्शन से पहले, या फिर कोई भी बड़ी पॉलिसीज हो या फिर कोई भी बड़े प्रोमिसेस जो पब्लिक की फैसिलिटीज को इंक्रीज करता हो, इलेक्शन से पहले नहीं बना सकते, क्योंकि इससे वोटों को लुभाने के लिए इन चीजों को बनाया जा सकता है। ये चीज ना हो तो इसलिए सबको इक्वल रहे, जो पावर में नहीं है उनको भी सेम लेवल फील्ड मिले, और जो पावर में है उनको भी सेम फील्ड मिले लेवल। इसलिए इस प्रावधान का इस्तेमाल करा गया कि कोई भी आप मेजर पॉलिसीज या फिर कोई भी एक नए प्रोजेक्ट का आप वो निर्माण या फिर स्टोन नहीं डाल सकते, मतलब आप उन चीजों को लागू या अनाउंस नहीं कर सकते हो कि किसी भी पॉलिसीज का। अब देखते हैं स्लोगन्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन 1-2 नंबर के आने की आशा रहती है। स्लोगन्स के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि अलग अलग स्लोगन्स अभी आएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज अट्रैक्ट करती है अटेंशन, कि ध्यान जाए लोगों का स्लोगन्स के थ्रू। सक्सेसफुल स्लोगन्स भी रहे हैं ऐसे में पहले इलेक्शंस के टाइम पे, तो देखते क्या है वो। सबसे पहला है इंदिरा गांधी, ये नेम ऑफ लीडर, ये सीरियल नंबर, ये पार्टी, ये उनका स्लोगन और ये इलेक्शन ईयर। तो सबसे पहले है इंदिरा गांधी के टाइम पे पार्टी क्या थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इन्होंने दिया कि गरीबी हटाओ, मतलब रिमूव पॉवर्टी। कब, लोकसभा के इलेक्शन में 1971। अब बच्चों देखो यही चीजें ना आपको इकोनॉमिक्स में भी आ जाती है। इकोनॉमिक्स में आ जाएगी 5 ईयर प्लान में, कि कौन से 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। गरीबी गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ स्लोगन। तो हम यहाँ से थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं, अगर इंदिरा गांधी जी इस टाइम पे 1971 के टाइम पे जब ये इस्तेमाल कर रही है स्लोगन को, तो इससे पहले जो हमारा 5 ईयर प्लान आया है उस टाइम पे ना इस स्लोगन का इस्तेमाल करा गया होगा। आप इसको देखना बुक में और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन से साल से 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ का स्लोगन दिया गया था। हम आगे देखते हैं, जयप्रकाश नारायण, इनकी कौन सी पार्टी थी, जनता पार्टी। इन्होंने बोला सेव डेमोक्रेसी, कि लोकतंत्र को बचाओ। किस टाइम, अब आप देख रहे हो टाइम 1977, मतलब इसके नेक्स्ट इलेक्शन के बाद, कि लोकतंत्र को बचाओ। और इसी दौरान बहुत सारी चीजें हुई थी, इमरजेंसी जैसे लगी थी। तो इन सारे मुद्दों को रखते हुए इन्होंने इसको बोला कि भाई अब लोगों को जरूरत है ध्यान देने की, कि हमारी जो लोकतंत्र है वो बची रहे। तो इस टाइम के बाद ये आया। लेफ्ट फ्रंट वाले क्या बोले, लेफ्ट फ्रंट है लैंड टू टीलर, मतलब जो जमीन है वो जो जमीन पे काम करता है उसको मिले। ये कहाँ पे हुआ, ये हुआ वेस्ट बंगाल असेंबली में हुआ 1977 में। देख रहे हो 1977 तक लोगों को जो जमीन पे जो काम कर रहा है, जो जमीन को बो रहा है, जो जमीन में उगा रहा है, फिर उसके बाद उसको काट रहा है और उसको बेच रहा है, और फिर उसका मुनाफा वो अपने लैंड ओनर को दे रहा है, तो इससे उसका कितना लॉस हो रहा है। तो ये बोलते हैं कि जो जमीन है वो सीधा जो बो रहा है उसी को क्यों ना दे दी जाए। तो ऐसा वेस्ट बंगाल इलेक्शन के टाइम में हुआ। अब देखते हैं एनटी रामा राव, ये तेलुगु देशम पार्टी में थे। इन्होंने बोला कि सेल्फ रिस्पेक्ट की प्रोटेक्ट होनी चाहिए, जो प्रोटेक्शन जो रक्षा है ना तेलुगुस की, वो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए होनी चाहिए, क्योंकि तेलुगुस को नीचे दिखाया जा रहा था, उनकी रिस्पेक्ट को अंडर एस्टिमेट करा जा रहा था। तो इन्होंने बोला कि यार प्रोटेक्ट बचाते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट बचाते हैं, आत्मसम्मान बचाते हैं, किनका, तेलुगुस का। ये इन्होंने आंध्र प्रदेश इलेक्शन के टाइम पे इसको इस्तेमाल करा था 1983। अब देखते हैं प्रोसेस, कि मतलब किस तरीके से हमारा इलेक्शन होते हैं इंडिया में। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है। कॉन्स्टिट्यूएंसी जैसे मैंने बताया था, एक वाराणसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई, दूसरी एरिया की हो गई, एक दूसरे एरिया की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई, मतलब जो एक कुछ 5 किलोमीटर की हो गई, कुछ 10 किलोमीटर की होगी। ऐसे जहाँ पे जितनी जनसंख्या की होती है, जनसंख्या के आधार पे हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बनाते हैं। किसके आधार पे, जनसंख्या। अगर यहाँ पे जनसंख्या थोड़े एरिया में ज्यादा, तो इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी छोटी हो जाएगी। अगर यहाँ पे बड़े अगर यहाँ पे बड़े एरिया में थोड़े कम लोग हैं, तो इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बड़ी हो जाती है।
तो सबसे पहले तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी की होती है कि मतलब कौन से एरिया में कौन सी जगह पे इलेक्शन होने, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। और हमें ये भी याद रखना है कि 543 टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है अभी तक इंडिया में। और इसमें से जो हमने ऊपर पढ़ा था एससी और एसटी की जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी 543 है। 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रोल रोल बनेगा। इलेक्ट्रोल रोल क्या मतलब, वोटर लिस्ट तैयार होगी कि कौन से वोटर्स है जो 18 साल से ऊपर है। फिर डेट डिक्लेरेशन होगी, डेट ऑफ पोलिंग कि इलेक्शन कौन से दिन पे होंगे, कौन से दिन पे मतदान करना है। तो फिर वो रेडी होएगा, है ना। फिर फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन, जो हमारे लीडर्स है, जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर है ना, वो अपना नामांकन करवाएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज लीडर कि हम अपना रजिस्टर करा रहे हैं कि हम इस इलेक्शन में लड़ेंगे, है ना। पॉलिटिकल पार्टीज लीडर अपना नॉमिनेशन फिल करवाते जाके। फिर जो नॉमिनेशन आती है, स्क्रूटिनिटी मतलब उसकी तहकीकात करी जाती है, उसको इंस्पेक्ट करा जाता है, उनको उसको देखा जाता है कि यार इसके नॉमिनेशन में कोई गलती तो नहीं है, क्या इसने कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो फिल नहीं कर दी। तो स्क्रूटिनाइज करते हैं उसको, तहकीकात करते हैं। फिर विड्रॉल करते हैं, जो स्क्रूटिनिटी गलत होती है उसको वो निकाल देते हैं। फिर होता है इलेक्शन कैंपेन शुरू, जब यहाँ पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज आती है और अपना अपना चुनाव का प्रचार करती है ना। चुनाव प्रचार प्रचार करती है। फिर पोलिंग आता है, इलेक्शन डे आता है, जो कि इलेक्शन डेट हमारी पहले घोषित कर दी गई थी। उस दिन हमारा मतदान होता है और हम अपने प्रतिनिधित्व के लिए वोट डालते हैं, है ना। फिर रीपोलिंग होती है, अगर जरूरत पड़ती है, कहीं कुछ इमरजेंसी हो गया, कुछ घट गया, तो रीपोलिंग करवाते हैं अगर जरूरत है तो। नहीं तो फिर सीधा वोटों की गिनती होती है और रिजल्ट को सीधा डिक्लेयर करा जाता है कि कौन सी पार्टी जीती और कौन सी पार्टी हारी, किसको कितना वोट किया। अब बच्चों ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। अभी हमने पढ़ा था ना कि व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, क्या चुनाव को लोकतंत्र बनाते हैं। तो उसमें फ्री एंड फेयर प्रैक्टिस आई थी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सी ऐसी प्रैक्टिस है जो अनफेयर है। तो यहाँ पे देखते हैं। इंकल्शन मतलब किसी चीज को लाना, किसी चीज को लेना, किसी चीज को लेना। मतलब इंकल्स कर लिया कि ये चीज मेरी है, ले लें। अपने इंक्लूड करना, इसको हम बोल सकते हैं, इंक्लूड करना। इनकल्शन ऑफ फॉल्स नेम, गलत नामों का। और एक्सकल्शन ऑफ जेन्युइन नेम इन द वोटर लिस्ट। देख रही हो क्या, इंक्लूड कर लिया गलत नामों को, और जो जेन्युइन नाम है ना, एक्सक्लूजन मतलब निकाल देना, और जो जेन्युइन नाम होते हैं उनको निकाल देते वोटर लिस्ट में से। मिसयूज करते गवर्नमेंट की फैसिलिटीज का और ऑफिशियल्स का बाय रूलिंग पार्टी, की जो फैसिलिटीज है कि भाई हमारे यहाँ पे पावर है, पुलिस वालों को टाइम दिया तो कोई गवर्नमेंट का जो कोई आएगा तो उसको बोलेगा कि एक्स्ट्रा टाइम चाहिए हमें, तो उसको गवर्नमेंट की फैसिलिटीज को गलत इस्तेमाल करेगा, पावर्स को जो ऑफिशियल से काम कराने के लिए उनसे। और एक्सेसिव यूज होता है किसका, पैसों का। कौन, जो रिच कैंडिडेट होते हैं और जो रिच पार्टी होती है, जो चंदा, बड़ी पार्टी और बड़ा चंदा लेके आती है, तो बड़े लेवल पे प्रचार होता है और लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचाया जाता है। तो इतना एक्सेसिव यूज भी होता है मनी का। फिर क्या है, इनी इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रेगिंग ऑन पोलिंग डेज। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये देखने का है। एक मिनट। इंटी मतलब लोगों को ना, जो वोटर होता है उसको डराया जाता है, उसको डराया जाता है और उसके साथ में क्या, रिगिंग करी जाती है। रिगिंग मतलब उसको ना बहकाया जाता है ना। रिगिंग उसको ना बहकाया जाता है कि यार ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे। लाइन्स एंड चेन यूज स्मॉलर नेटवर्क, एक नेटवर्क बनाया जाता है, अपने अपने लोगों को भेज देते हैं। अनकाउंटेबल नाउन है, वोटर इज द एक्ट ऑफ डिसऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजेशन। रिगिंग करते हैं मतलब लोगों को ना धमका के अंदर भेजते हैं। तो हम यहाँ से देखते हैं।
अब यहाँ से हमने ये वाला पॉइंट तो देख लिया कि एक्सेसिव यूज होता है, जो पैसों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जो बड़े कैंडिडेट्स और बड़ी पार्टीज होती है, और इंटिमिडेट डराते हैं वोटर्स को, और छेड़छाड़ी करते हैं पोलिंग डेज पे लिस्ट के साथ, जो वोट डलती है उसके साथ। अब मेन क्वेश्चन देखते हैं, जो यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन आ सकता है और जो मेन भी है, कि पावर क्या क्या ताकत और क्या फंक्शन है किसका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब ये कौन है, ये अनुच्छेद आर्टिकल 324 अनुच्छेद के तहत, छेद नहीं सॉरी, अनुच्छेद के साथ, है ना। अनुच्छेद 324 में हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आता है, और इसके क्या क्या पावर्स और क्या फंक्शन है देखते हैं। जो इलेक्शन कमीशन है वो डिसीजन, हर एक निर्णय लेते हैं ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट, की कोई भी छोटी चीज हो रही है तो उसके एस्पेक्ट में भी, उसके निगाह में भी वो डिसीजन लेता है और कंट्रोल करता है चुनाव को, अनाउंसमेंट से लेके रिजल्ट के डिक्लेरेशन तक। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक वो पूरा रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है, और हर एक छोटे रूल्स पे नजर रखता है कि कोई पार्टी रूल्स तो नहीं तोड़ रही, कोई कंडक्ट का उल्लंघन तो नहीं कर रही है। फिर इम्प्लीमेंट करता है क्या, कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पढ़े थे ना, कि एक रूल्स को इम्प्लीमेंट करवाएगा कि भाई आपको ये सारे रूल्स है, ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे, और पनिश करेगा किसी भी कैंडिडेट या पार्टी को जो उसको उल्लंघन करेगा। फिर इलेक्शन पीरियड के टाइम पे इलेक्शन कमीशन क्या है, वो ऑर्डर करेगा क्या, गवर्नमेंट को क्या चीज, कि आपको कुछ गाइडलाइंस है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, टू प्रिवेंट यूज एंड मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट पावर, टू एनहांस हिज चांस टू। तो जो उसके पास गवर्नमेंट में जो उसके पावर है, ताकत है, उसको प्रिवेंट करेगा, उसको बचाएगा यूज करने और मिस यूज के लिए, जिससे कि गवर्नमेंट का जो उसकी सरकारी पावर है उसका इस्तेमाल करके वो अपने जीतने की क्षमता, जो अपने जीतने की चांसेस को बढ़ा सके, या फिर ट्रांसफर करे किसी सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। When on election duties, गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन। हाँ, जब इलेक्शन की ड्यूटी होती है, हम देखते हैं ना, जब हम वोट मतदान डालने जाते हैं, जब इलेक्शन में ड्यूटी लगी होती है, तो जो ऑफिसर्स होते हैं वो डायरेक्टली अंडर कंट्रोल होते हैं इलेक्शन कमीशन की अंडर। सरकार के चुनिंदे, ये सरकार के नौकर नहीं होते, वो सीधा इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करते हैं, और इलेक्शन कमीशन से उनका चुनाव होता है, उनको चुना जाता है। अब देखते हैं सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ा चैलेंज क्या भाई, यही था, और ये नींव है चुनावी लोकतंत्र के लिए। तो क्या है, मनी पावर। सबसे पहले पैसों से इन्फ्लुएंस कर देते हैं हम वोटों को, मसल पावर। फिर हम ताकत दिखाते हैं कि गुंडागर्दी पे उतर के, और हम लोगों को डरा धमका के उनसे वोट लेते हैं। फिर क्या है, मेजर रोल होता है डोमिनेंट फैमिलीज को, रिलेटिव्स का, कि एक पार्टी है, उसकी फैमिली में उसका रोल है, उसकी फैमिली में इतने सारे नेता है कि वो अकेली सिंगल फैमिली उसको चला रही है, और उसके जो रिलेटिव से हम चला रहे हैं। लिटिल चॉइस होती है ऑर्डिनरी वोटर्स के पास, जैसे कि या तो आप बीजेपी को दे सकते हो, या तो आप कांग्रेस को दे सकते हो, या आप आपको दे सकते हो। तो ऐसे आपके पास लिमिटेड चॉइस है, आप इंडिपेंडेंट को दे सकते हो। ऑर्डिनरी है कि मतलब ये वोटर है, इसी वोटर के इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये सारे इलेक्शंस में खड़े हुए हैं, और आप इन्हीं में ही वोट कर सकते हो, तो ऑर्डिनरी है सारे। कैंडिडेट ऑफ इंडिपेंडेंट एंड स्मॉलर पार्टी सफर डिसएडवांटेज, है ना। क्या, जो इंडिपेंडेंट, जो स्वतंत्र कैंडिडेट लड़ रहे, कि अब मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता और मैं खुद लड़ूंगा, या फिर जो छोटी पार्टीज होती है, उनको है ना डिसएडवांटेज होती है, उनके पास ज्यादा लाभ लेने के लिए नहीं होता, क्योंकि बड़ी पार्टीज उनको खा जाती है। तो ये था हमारा चैप्टर 3, चुनावी राजनीति, चुनावी राजनीति। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा कि कैसे हमारी कंट्री में चुनाव होते हैं, कैसे उनकी हमें ज़रूरत है, क्या और चुनाव को लोकतंत्र बनाते हैं, क्या खामियां हैं पॉलिटिकल कंपटीशन में, जो पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से लड़ती है उसमें क्या खामियां हैं, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी किसको बोलते हैं, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी किसको बोलते हैं, वोटर लिस्ट क्या है, इलेक्टोरल रोल क्या है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है ना, क्या स्लोगन की पावर होती है और किस पार्टी ने कब स्लोगन दिया, क्या प्रोसेस है इलेक्शन का इंडिया में,
और लास्ट में उससे पहले हमने देखा कि कौन सी अनफेयर प्रैक्टिस होती है इलेक्शंस में, और फिर पावर क्या है और फंक्शंस क्या है हमारे चुनावी आयोग का भारत में। और फिर उसके बाद देखा कि क्या क्या चैलेंजेस है हमारे पास फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने के लिए। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अब आगे इसके क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट में लिंक कर मैसेज कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस के लिए थैंक यू। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए।